ये कल मार्कर छूट गया था मेरा वाइट बोर्ड वाला, ये सब पढ़ाने लगे थे वही है तो इसमें यहाँ तो नहीं है यार, यहीं छूटा था क्योंकि बताएं। भाई बता तुमको एक बात बताएं, मार्कर बहुत चोरी होते हैं। सुनो देखिए बेटा, आज हम वेव साउंड लेक्चर 3 चलेगा, वेव एंड साउंड लेक्चर 3 जी। सुनो उसमें ये फिर बाद में जब लिंक देखना, वेव एंड साउंड लेक्चर 3, हाँ लेक्चर 3 है, ठीक है बेटा। तरंग एवं ध्वनि का लेक्चर 3 चल रहा है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या होगी देखिए, 11:15 पर क्लास स्टार्ट होती है। आप धीरे धीरे ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्लास को पहले करेंगे या 11:15 में अभी चालू हो रही है, जब भी थोड़ा टाइम चेंज करेंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास ठीक, तो वेव एंड साउंड लेक्चर 3, तो लेक्चर 3 में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या पढ़ना है। तो तरंग एवं ध्वनि में आपको पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है तरंग एवं ध्वनि में, जो हमने आपको बता रखा था कल, इक्वेशन v बराबर एफ लैम्डा तक प्रूफ कर लिया था। इक्वेशन से हमने फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालना सीख लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रगामी तरंगों का समीकरण, हम पढ़ चुके थे। तो प्रगामी तरंग की विशेषताएं, प्रगामी तरंग की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए, प्रगामी तरंग की प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, जैसा कि इसके नाम में समझ में आ रहा है, प्रोग्रेसिव, प्रगामी, प्रगामी माने प्रोग्रेस, प्रोग्रेस वर्ड आ रहा है, प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस का मतलब क्या है, जरा ध्यान दो। प्रोग्रेस का मतलब होता है लगातार आगे बढ़ना, लगातार आगे बढ़ना। और प्रोग्रेस का मतलब होता है लगातार आगे बढ़ना, और या फिर आपके लिए माध्यम अनंत हो, क्योंकि प्रोग्रेस की कोई लिमिट नहीं होती है, इनफाइनाइट होता है। प्रोग्रेस करना मतलब अनंत, तो माध्यम कैसा होना चाहिए, अनंत परिसीमा का। मतलब आपको क्या ऊंचाइयाँ लेनी, स्काई इज द लिमिट, कि आपके प्रोग्रेस की कोई लिमिट नहीं है, आप लगातार जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर जाओ। तो लगातार आगे बढ़ना या माध्यम अनंत होना ही प्रोग्रेसिव वेव है। तो इसके लिए क्वेश्चन इतना हम समझ गए। तो देखिए, आपसे पूछा था प्रगामी तरंग के लिए, तो प्रगामी तरंग अनंत माध्यम की परिसीमा में उत्पन्न होती हैं। प्रगामी तरंग के लिए अनंत परिसीमा का माध्यम हो, अनंत परिसीमा का माध्यम जरूरी है। मीडियम इनफाइनाइट चाहिए का माध्यम होना चाहिए। मीडियम शुड बी इनफाइनाइट, मीडियम इनफाइनाइट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो लोग प्रोग्रेस करते हैं वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करते हैं, क्योंकि अगर कोई लगातार टॉप कर रहा है, कुछ नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी में हो गया है, आपके घर आता है, आपके बड़े भाई है एयरफोर्स में हो गए हैं,
उनको देख करके वो आपके घर आएंगे, आप उनसे मिलेंगे, आप में ऊर्जा का संचार होगा, आप कहोगे हम भी सिलेक्ट होंगे। तो प्रोग्रेसिव वेव अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है। प्रगामी तरंगें ऊर्जा और संवेग का संचरण करती हैं। प्रगामी तरंग ऊर्जा और संवेग का संचरण करती हैं। प्रगामी तरंगें ऊर्जा और संवेग का संचरण करती हैं। प्रोग्रेसिव वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। प्रोग्रेसिव वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। प्रोग्रेसिव वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। प्रगामी तरंगें ऊर्जा और संवेग का संचरण करती हैं। ये गए। प्रगामी तरंग ऊर्जा और संवेग का संचरण करती है। प्रोग्रेसिव वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। प्रोग्रेसिव वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। प्रगामी तरंग ऊर्जा और संवेग का संचरण करती है। तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा, मतलब ऊर्जा और संवेग का संचरण करेगी। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो प्रोग्रेसिव होती है बिना अपना रूप लगातार आगे बढ़ती हैं। कोई अगर एक जैसे प्रोग्रेसिव नेचर का है तो एक नौकरी पा जाएगा, लेकिन उसकी मेहनत और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, वो लगातार उसी मेहनत से करेगा कि अगर वो कांस्टेबल बन गया तो दरोगा बनने का प्रयास करेगा, दरोगा बन गया तो एसपी, मतलब उसकी इंस्पेक्टर एसपी, ऐसे एयरफोर्स में हो गए आप तो उसके आगे अधिकारी रैंक में जाना चाहेंगे। ठीक है, तो बिना रूप बदले लगातार अगर उसका नेचर है आगे बढ़ने का तो लगातार नियत वेग से आगे बढ़ती है। ये प्रोग्रेसिव नेचर होता है, नियत वेग से बढ़ती है। इट moves continuously without changing its shape and size, without changing its shape and size, without changing its shape and size। बिना रूप बदले लगातार नियत वेग से आगे बढ़ती है। प्रगामी तरंग ऊर्जा और संवेग का संचरण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये प्रोग्रेसिव वेव्स की प्रॉपर्टीज थी। आई होप आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपको जो चीज़ें थी वो क्लियर हो गई हैं। अब इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं आपका जैसे हम अब आपको बताएंगे कि कैसे अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है आपको, तो कैसे आप अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ सकते हैं, कैसे आप अप्रगामी तरंग पढ़ सकते हैं, कैसे आप बीट्स पढ़ सकते हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी और यही आपको चीज़ों को आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये चीज़ें आपको समझना है। सारी इक्वेशंस वगैरह हमने आपको बता दी थी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगली हेडिंग अच्छा ये लिखेंगे कि जो प्रगामी तरंग होती हैं प्रोग्रेसिव वेव्स में, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। हमने आपको कल सारी चीज़ें समझा दी थी। ठीक है, अब हम एक दो चीज़ें समझाने जा रहे हैं, जैसे फेस क्या होता है।
और साइन और कॉस का जो गुणांक होता है उसको कला बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि अगर आप प्रगामी तरंग पढ़ रहे हो तो प्रगामी तरंग में हमने आपसे कहा था कि फेस क्या होता है, कला क्या होती है। प्रगामी तरंग की कला, कला माने हो गया फेस। अगर यह है कि कला या फेस क्या होता है प्रगामी तरंग का, तो प्रगामी तरंग की जो कला या फेस होती है y बराबर ए साइन, चाहे साइन लिखो या कॉस, ओमेगा टी माइनस के एक्स, या y बराबर ए कॉस ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस माइनस के एक्स। बात समझ रहे हो। तो ये जो साइन और कॉस का गुणांक होता है, साइन या कॉस का गुणांक मतलब ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसको बोलते हैं कला या फेज होता है। क्योंकि साइन थीटा होता है तो थीटा या फाई की जगह ये आ रहा है, तो फाई बराबर होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये याद रखना, कभी भी आ जाए कि ओमेगा इंटू टी की विमा क्या होगी, ओमेगा इंटू टी की विमा डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी, अगर ये पूरा आ जाए डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी, तो फाई बराबर होता है ओमेगा टी। तो ओमेगा टी मिला करके होता है फेस, फेस माने कला, कला माने एंगल, और एंगल होता है डायमेंशन लेस, विमाहीन। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ओमेगा टी फेस है। तो कभी भी आपसे आ जाए कि फेस कलांतर और पथांतर में संबंध, जैसे प्रगामी तरंग है तो उसके कुछ रिलेशंस भी हैं। प्रगामी तरंग में कुछ रिलेशंस पूछे जाते हैं, कलांतर और पथांतर में संबंध, कलांतर और पथांतर में संबंध, कलांतर और पथांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ठीक। तो देखो कलांतर और पथांतर में संबंध, तो आपको ये लिखना है डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये है क्लियर। अब यहाँ पर डेल्टा फाई तुम्हारा फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई बराबर फेज डिफरेंस है, डेल्टा एक्स बराबर पाथ डिफरेंस है। बात समझ लो। तो जैसे कि ये बात ध्यान रखना, आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा जाए, क्वेश्चन क्या है कि अगर दो कण लैम्डा दूरी पर हैं, अगर हम ये कहते हैं दो कण लैम्डा दूरी पर हैं, डिस्टेंस बिटवीन या पाथ डिफरेंस, डिफरेंस या ब्रैकेट में लिखो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज लैम्डा, टू पार्टिकल इज लैम्डा, फाइंड फेज डिफरेंस, फाइंड फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा। तो दो कण अगर लैम्डा दूरी पर है, जरा हम बात करें तो दो कण अगर लैम्डा दूरी पर होंगे तो डेल्टा एक्स बराबर हो गया लैम्डा, तो डेल्टा फाई बराबर फॉर्मूला लगेगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की जगह जब लैम्डा रखोगे, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तो डेल्टा फाई का आंसर देखिए, डेल्टा फाई का आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई बराबर आ जाएगा 2 पाई, जिसको आप 180 डिग्री भी बोलते हो, जिसको आप अपोजिट फेस भी बोलते हो, विपरीत कला। तो याद रखना कि अगर वो लैम्डा दूरी पर होंगे तो उसका डेल्टा फाई होगा विपरीत कला में होगा, अपोजिट फेस। तो विपरीत कला तब होगी जब लैम्डा दूरी पर हो या फेस डिफरेंस अपोजिट फेस हो जाएगा। डेल्टा एक्स में उनके अगर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा होगा तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई होगा और वो विपरीत फेस में कहलाएंगे। इसी तरीके से अब हम सोल्यूशन में अगर ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर दो कणों के बीच, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान रखना, अगर हम आपसे कहें कि दो कणों के बीच डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 ले लें तो उसका फेज डिफरेंस क्या होगा। हेलो कहेगी सिलेबस वाली ऑनलाइन चल रही भैया, लाइव नहीं चलती है, ऐसा कैसे।
अभी यार गूगल फोन लौंडा करी तो उससे चला गया। देखिए बेटा, कालांतर और समांतराल में संबंध डेल्टा फाइव बराबर 2π/t इंटू डेल्टा टी है, ठीक है। तो डेल्टा फाइव बराबर 2π/t इंटू डेल्टा टी। अब यहीं से अगर आपको दोनों में चाहिए, जैसे कि अभी हमने पथांतर वाला बताया था ना, डेल्टा एक्स बराबर या डेल्टा फाइव बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स था ना, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व भी कर सकते हो। अगर दोनों का रिलेशन चाहिए आपको तो बराबर करके रिलेशन पता भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डिवाइड कर दोगे आप तो डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा टी। देखिए डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा टी ये होता है रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप समय को आधा करोगे, दूरी आधी, जैसे लैम्डा दूरी में कैपिटल टी चलता है, तो t/2 टाइम पीरियड का आधा करोगे तो दूरी भी आधी हो जाएगी। अगर आपने टाइम पीरियड का आधा किया है, ये ध्यान दो, टाइम पीरियड का आधा करने से अगर कैपिटल टी आवर्तकाल है, इसलिए इसका रिलेशन डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा टी रखो। क्योंकि अगर डेल्टा टी का मान तुमने किया क्या t/2, मतलब हाफ ऑफ टाइम पीरियड किया, तो समझ लो, तो तुम्हारा जो डेल्टा एक्स होगा वो पूरी लैम्डा का आधा बचेगा आंसर। अगर आपने डेल्टा टी का मान कैपिटल T/4 1/4 किया तो दूरी भी 1/4 बचेगी, λ/4 बचेगी, ये ध्यान रखें। इसलिए डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा टी का कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसी में अगर आप ये कह सकते हो, इसमें भी हम 1-2 पॉइंट पढ़ा दे रहे हैं। कभी भी ये रिलेशन आ जाए कि स्मॉल डेल्टा टी बराबर आपका t/2 है, तो फिर वही चीज़ है, डेल्टा फाइव पाई आएगा, क्योंकि t/2 जब रखोगे टी कर जाए तो पाई आएगा 180 विपरीत कला। और डेल्टा टी बराबर तुमने रखा t, तो डेल्टा फाइव आएगा 2π माने 360 अपो सेम फेस, तो डेल्टा टी बराबर सेम फेस में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैल्यू रख के समझ जाना, 2π का मतलब सेम फेस होता है, पाई का मतलब अपोजिट फेस होता है, ये बात ध्यान रखना, विपरीत कला। ये वैल्यू कलांतर और पथांतर में संबंध, कलांतर समयांतर में संबंध, ये चीज़ आपको पॉइंट याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब हम आपसे पूछें कि अगला क्वेश्चन समझा गए। हमने आपसे कहा क्वेश्चन है, दो तरंगों के समीकरण क्रमशः y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स तथा y2 बराबर a कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स हैं, तो इनके बीच कलांतर कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच कलांतर कितना होगा। y1 बराबर इतना दिया हुआ है, y2 बराबर इतना दिया हुआ है, तो इनके बीच कलांतर फेज डिफरेंस क्या होगा। तो एक ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाएं तो पहली बात तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन को समझने का तरीका देखिए, पहली इक्वेशन अगर आपका है तो आपने इसमें लिखा φ1 बराबर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ तुमने φ2 लिखा, तो φ2 को पहले तुम इसके सम टर्म्स से बनाओ। y2 को आप ये भी लिख सकते हो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का π/2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो φ2 आपका हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का π/2, या साइन 90 माइनस थीटा माइनस भी लगा सकते हो। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसमें π/2 का ही अंतर है। तो ऐसे फेज डिफरेंस को डायरेक्टली याद रखना कि अगर आपसे पूछे डेल्टा फाइव बनाओ तो चाहे φ2 माइनस φ1 करना, आई बात समझ में, 5 माइनस 5 तो π/2, और इसको पूरा ऐसे लिखो ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे करके, ठीक, फिर माइनस का, फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये पार्ट तो कट ही गया, तो सीधे π/2 आ गया। तो 90 का अंतर है,
तो याद रखना कभी भी सेम इक्वेशन साइन और कॉस करके लिखी हो ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यही सेम इक्वेशन कॉस करके आ जाए ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो याद रखना साइन और कॉस, बाकी सब कुछ चेंज हो, केवल साइन और कॉस का अंतर हो, केवल साइन और कॉस का अंतर हो, तो उसका फेज डिफरेंस हमेशा डेल्टा फाई बराबर पाई बाई टू होगा, बिना देखे टिक कर देना। केवल साइन और कॉस का अंतर है अगर वेव में, तो उनका फेज डिफरेंस पाई बाई टू आएगा। याद कर लो कि केवल साइन और कॉस का अंतर है तो उनका फेज डिफरेंस हमेशा पाई बाई टू आएगा। बात खत्म हो गई। क्लियर बेटा, कोई डाउट नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर हम कहते हैं एक वेव ये लिखी हुई है y बराबर ए साइन, हमने लिखा एक इक्वेशन को लिखा y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दूसरी को हमने लिखा y2 बराबर ए कॉस ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई थ्री। प्लस पाई बाई थ्री। ओके, तो क्या आएगा? इनका फेज डिफरेंस पता करना। फेज डिफरेंस क्या होगा? ओके, अब फेज डिफरेंस पता करना है, कैसे पता करोगे? तो हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए, कुछ लोग आएंगे सर जी आपने माइनस क्यों नहीं किया, तो हम आपको एक बात बताते हैं, ए साइन ओमेगा टी जब होता है, इसको आप ये मानते हो कि इसकी कला शून्य है, तो अगर साइन से कभी भी कॉस में जाना तो पहले बात तो वो 90 डिग्री आगे ही मानना, साइन से जस्ट कॉस में पहुंचना तो प्लस पाई बाई टू है, ये तब है जब सीधे कॉस ओमेगा टी लिखा हो, तो प्लस का पाई बाई टू आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं, पीछे कभी नहीं लौटते हैं। माइनस मत करिएगा, प्लस से ही करिएगा। तो देखो इसका डायरेक्ट कैसे आंसर निकालोगे? सेम चीज लिखी हुई है कि नहीं? देखिए के एक्स यहाँ भी आया, तो पहले तो साइन से कॉस में चले तो प्लस का पाई बाई टू तो आगे आ ही गए आप, फिर प्लस का पाई बाई थ्री और आगे आ गए, क्योंकि इसमें फिर प्लस करके लिखा हुआ है, मतलब प्लस का मतलब समझ लो ऐड। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसका आंसर। ये 90 डिग्री, अगर आपको लग रहा है कि कैसे करें, तो ये देखो 90 डिग्री तो आप आगे आ गए, 6 डिग्री समझो 60, पाई का मतलब समझते हो, पाई बाई थ्री का मतलब 60 होता है, पाई बाई टू मतलब 90, ये पाई बाई थ्री 60, 9 6 15, 150 डिग्री होगा। 150 को कैसे लिखोगे? जो एलसीएम भी कर सकते हो, पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री करा तुमने तो पाई बाई सिक्स, 5 पाई बाई सिक्स, तो इसका आंसर हो गया 5 पाई बाई सिक्स। ओके, तो ये तुम्हारा फेज डिफरेंस 5 पाई बाई सिक्स का आंसर हो गया। ऐसे करना है, ये नहीं करना। आप तो को लोग अगर फाई वन नोट करेंगे, फाई टू नोट करेंगे, फाई टू माइनस फाई वन करेंगे तब करेंगे, उससे वो कुछ गलत भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ऐसे करना, आप सीधे उठा करके कॉस कर सकते हो, क्योंकि देखो ये वाला कॉन्सेप्ट साइंस से कॉस में है, कॉस से आने का पाई बाई टू तो लेना ही है, उसके आगे प्लस करके क्या लिखा हुआ वो आगे देख लेते हैं। ओके, क्लियर आंसर? अब अगला देखो, अगर इसी में अगर हम यही इक्वेशन ऐसे लिख देते, जरा समझना बहुत इजी वे में, अगर इसी इक्वेशन को हम लिखते y1 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और दूसरी इक्वेशन लिखी होती y बराबर y2 बराबर ए कॉस ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस के एक्स और माइनस का पाई बाई सिक्स, ये लिखा है। ये दो इक्वेशन है, ये आपके सामने दो इक्वेशन दिख रही होंगी, ठीक। इन दोनों इक्वेशंस का कलांतर क्या होगा, डेल्टा फाई क्या होगा, कलांतर निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा बताइए, कलांतर कैसे निकाला जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक। इसका कलांतर कैसे निकालोगे, इन दोनों इक्वेशन में कलांतर पूछा जा रहा है। जल्दी लगाइए, आपके पास समय है, क्योंकि उसकी थोड़ी देर बाद बताएंगे।
देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, जरा समझिए जो हम बताने जा रहे हैं इसका आंसर। अब इसका आंसर देखिए क्या है, हम आपको बताया था मैंने अभी कि कभी भी साइन और कॉस, साइन से स्टार्ट होती है तो वो तो जीरो ही होता है, तो साइन से जस्ट कॉस में पहुंच गया, पहली बात तो साइन से कॉस में पहुंच गए, तो इसका मतलब वो सीधे π/2, तो आंसर आगे चलना ही है। साइन से जस्ट आप कॉस में पहुंच गए तो प्लस का π/2 आपको लेना ही लेना है, प्लस का π/2 लेना है आपको, ये ध्यान रखिए। साइन से कॉस में पहुंचने का मतलब प्लस का π/2 आपको आगे प्लस π/2 आगे चल रही, फिर उसके बाद वहीं पे माइनस π/6 लिख गया, प्लस π/2 और माइनस का π/6, ये सीधे पथांतर हो गया डेल्टा फाई। π/2 कैसे लिखा, क्योंकि साइन से कॉस में गया है, साइन से कॉस में गया तो प्लस का π/2 लिया हमने, अब प्लस के π/2 के बाद में माइनस का π/6, प्लस π/2 के बाद माइनस का π/6। अब देखो अगर आपको जनरली ऐसे, ये हो गया 90 6 3 18, 90 माइनस 30 60, आंसर 60 डिग्री लिखते हो π/3, इसका आंसर आ गया π/3, बात खत्म। चाहे एलसीएम लेके चेक लेना, 3 पाई माइनस पाई 2 π/6 π/3, इसको आंसर करने से π/3 आएगा। तो इसका मतलब इन दो क्वेश्चनों में डेल्टा फाई का आंसर आ गया π/3, इन दोनों इक्वेशन का कलांतर जो है वो π/3 है, ये आंसर हो गया, इसका कलांतर हो गया π/3, ठीक। देखिए हमने आपको ये भी बताया था कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, हमने आपको ये भी बताया कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो वेव्स होती हैं जो, जैसे साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव क्या है, जो संपीड़न विरलन के रूप में चलती हैं, संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं, हमने बताया था। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के रूप में आगे बढ़ती हैं, रेयर फ्रैक्शन के रूप में आगे बढ़ती हैं, संपीड़न और विरलन के रूप में, ठीक, ये ध्यान रखो। अब क्या है संपीड़न, क्या है जरा ध्यान देना, जो संपीड़न है, जो संपीड़न होता है ये संपीड़न है, विरलन क्या होता है, विरलन ये है, संपीड़न ये है, विरलन क्या है, दूर दूर होना, ये दूर दूर होना विरलन कहलाता है, विरलन, ठीक। तो ये आपका संपीड़न है, क्लियर, संपीड़न। ये आपका कहलाएगा विरलन, थोड़ी दूर लिख दे, ये आपका कहलाएगा विरलन, ऊपर लिखा हुआ है कि कौन क्या चीज़ होती है इंग्लिश में भी। तो ये कि यहाँ पर क्या है कि संपीड़न की स्थिति में दाब मैक्सिमम होता है, प्रेशर मैक्सिमम होता है, और विरलन की स्थिति में प्रेशर मिनिमम होता है, और बात संपीड़न और विरलन के बीच में अगर कभी भी आ जाए, इन दोनों के बीच में कलांतर बताओ, कभी भी पूछा जाए संपीड़न विरलन का कलांतर कितना होगा, तो π/2, क्योंकि उसमें तो समझ में आता है, संग और गर्त के रूप में तो समझ में आता है,
इनका कलांतर स्रंग और गर्त कह ले या संपीड़न विलयन का कलांतर π/2 होता है, क्योंकि दूरी λ/2 होती है ना। तो ये ध्यान देना, कलांतर संपीड़न और विलयन के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, संपीड़न और विलयन ठीक, संपीड़न और विलयन के बीच कलांतर कभी भी आ जाइए, हम बताएंगे। संपीड़न विलयन ये लिखा हुआ है साफ साफ, संपीड़न और विलयन के बीच का कलांतर, संपीड़न विलयन के बीच कलांतर π/2 होता है। ये कैसे आया? तो देखिए फेज डिफरेंस, जैसे हमने आपसे कहा फेज डिफरेंस बिटवीन संपीड़न विलयन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, संपीड़न विलयन, और जहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम वहाँ विस्थापन मिनिमम, वहाँ विस्थापन शून्य या मिनिमम होगा, और जहाँ पर प्रेशर मिनिमम है, न्यूनतम है, वहाँ विस्थापन अधिकतम, वहाँ डिस्प्लेसमेंट अधिकतम होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। संपीड़न विलयन, तो आपको हमने बताया था कि डिस्टेंस, कल हमने बताया था संपीड़न विलयन के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, संपीड़न विलयन के बीच की दूरी, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इनका जो कलांतर होता है वो π/2 होता है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि π/2 ना कह करके पाई बोलो, क्योंकि π/2 नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दो जरा, π/2 हटा दो, पाई होगा, 180 डिग्री होगा, समझिए जरा, यहाँ 180 होगा, क्योंकि इसकी दूरी जो होती है वो λ/2 होती है, दो सुरंग एक साथ ये λ/2 होती है। तो डेल्टा फाई बराबर जब लगाओगे 2π/λ इंटू डेल्टा, λ/2 लगाओगे, लैम्डा से लैम्डा करके पाई आएगा, तो संपीड़न विलयन के बीच का कलांतर पाई आएगा, 180 आएगा, ये नोट करना। π/2 ना नोट करके, π/2 नहीं नोट करो, 180 नोट करो, ठीक है। π/2 नहीं नोट करके 180 नोट करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। π/2 बताया था, उसको सही कर लो, π/2 नहीं होगा, पाई नहीं होगा, π/2 ना होकर के 180 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग होगी अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए।
अध्यारोपण का सिद्धांत, तो जब क्या होता है कि लोग, ये अध्यारोपण माने होता है चढ़ जाना, किसी पे चढ़ जाना, समझो चढ़ जाते हो, चढ़ाए तो होगे कभी कि नहीं चढ़े हो, अरे यार एक के ऊपर एक चढ़ जाना मतलब अध्यारोपण होना, ठीक। तो जब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, ओवरलैपिंग, एक दूसरे पे चढ़ जाना अध्यारोपण, कुछ पूरा चढ़ जाते हैं, कुछ साइड वाइज चढ़ते हैं, कुछ बगल से ठोकते हैं, कुछ ऊपर चढ़ के ठोकते हैं, साइड वाइज भी अध्यारोपण हो जाता है, एक के ऊपर एक आने पे भी अध्यारोपण हो जाता है। तो अध्यारोपण का मतलब समझ जाओ, सुपर पोजिशन। तो और ध्यान देना, कम से कम दो लोग तो चाहिए चढ़ने के लिए, दो से ज़्यादा भी चढ़ सकते हैं, दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम समझो, एक ही बेड में दो या दो से अधिक लोग होगा तो चढ़ जाओगे एक दूसरे पे। तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, एक साथ संचरित होती हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में, दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ संचित होती हैं, तो दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक साथ संचित होती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप, उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप, उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप एक नई तरंग बनती है। ध्यान दो, पूरा सब वही कॉन्सेप्ट है बउआ, नई तरंग, जब चढ़ जाएंगे तो नया निकलेगा प्रोडक्ट, तो नई तरंग का निर्माण होता है, नई तरंग का निर्माण होता है। अब उसमें गुण किसके होंगे भाई, जो चढ़े थे उन्हीं के गुण होंगे, का निर्माण होता है, जिसका विस्थापन, जिसका परिणामी विस्थापन, रिजल्टेंट आएगा, जिसका परिणामी विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापनों, जिसका परिणामी विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे एक माध्यम में एक साथ संचित, व्हेन, इंग्लिश में बोल रहे हैं भैया, लिख लेना, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स, इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, व्हेन टू, इंग्लिश वाले नोट कर लें, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स इन अ मीडियम, टू और मोर देन टू वेव्स इन अ मीडियम moves simultaneously, then they superpose each other, and forms a resultant wave, whose displacement is the vector sum of the displacements of individual waves, whose displacement is the vector sum of the individual waves, whose displacement is the vector sum of their individual waves. Vector sum of their individual waves displacement। जैसे हमने आपको बताया, इसमें अगर आपको लिखा जाए तो अगर जो नई तरंग बनी उसको कैपिटल Y1 मान लो, उसको आप कैपिटल Y1 मान लीजिए, कैपिटल Y1 बराबर होगा स्मॉल y, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस Y4 प्लस Y5 डैश 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 डैश, ये हो गया, ठीक। अब क्या करूँ, तो सम ऑफ देयर इंडिविजुअल वेव्स, ये पॉइंट ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ये ऐसे, वेक्टर सम है, ठीक है ना, वेक्टर ऊपर लगा हुआ है, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस Y4, ये हो जाएगा, ठीक है, ये अध्यारोपण हो गया। तो अध्यारोपण के बाद कुछ घटनाएं होती हैं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत पर कभी भी आ जाए कि अध्यारोपण पर बेस्ड कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो अध्यारोपण का जो प्रिंसिपल होता है उस पर बेस्ड घटनाओं के एग्जाम्पल, एप्लीकेशंस क्या है, तो सुपरपोजिशन पे बेस्ड है। सबसे पहले तो अप्रगामी तरंगें बनती हैं, अप्रगामी तरंग, सबसे पहले अप्रगामी तरंग बनती है, स्टेशनरी वेव्स बनती हैं,
स्टेशनरी वेव्स। उसके बाद बनता है व्यतिकरण, उसके बाद होता है इंटरफेरेंस। व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस। और उसके बाद आपका आता है बीट्स, बीट्स आता है, विस्पंद आता है, विस्पंद, बीट्स। ये व्यतिकरण हो गया, इंटरफेरेंस। ये हो गया अप्रगामी तरंग। अब तीनों का डिफरेंस देखिए, अब तीनों का डिफरेंस हम आपको बता दें थ्योरी वाइज, ठीक, कि आखिरकार समानता तो आपको समझ में आ गई, तीनों सुपरपोजिशन पे बेस्ड है, लेकिन तीनों पे हमें चाहिए कैसी, बस मेन डिफरेंस देखिएगा। पहला, इसके लिए तुम्हें चाहिए समान आवृत्ति समान आयाम की तरंगें। तरंगें कैसी होनी चाहिए? समान आवृत्ति एवं समान आयाम, लगभग सेम, मतलब पूरी एक ही जैसी तरंग समझ लो, एक ही तरंग, वही तरंग जाए वही तरंग वापस आ जाए, उसी को आप कहते हो सर्वांगसम तरंगें होनी चाहिए। सर्वांगसम तरंगें, सभी अंग समान, जिनको आप कॉन्ग्रुएंट वेव्स कहते हो। कॉन्ग्रुएंट वेव्स, कॉन्ग्रुएंट वेव्स का मतलब ये होता है सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स होनी चाहिए, ठीक। इनकी आवृत्ति समान आयाम की तरंगें हों। यहाँ पे कैसी हो? यहाँ पर भी सेम हो, मतलब सेम चीज़ लिख लो आप, वही कॉन्ग्रुएंट वेव्स लिख दे रहे हैं, मतलब यही उतार दो इधर। इधर भी वेव कैसी होनी चाहिए? व्यतिकरण करने में भी आपको सर्वांगसम तरंगे ही चाहिए, व्यतिकरण करते समय ये भी सर्वांगसम तरंगे ही चाहिए, ओके। सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की तरंग होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की तरंगे अध्यारोपण करें, सेम एम्पलीट्यूड, ठीक। बट बीट्स के लिए आपको ध्यान रखना है, बीट्स के लिए, बीट्स में भिन्न भिन्न आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए, भिन्न भिन्न आवृत्ति की तरंगे, भिन्न भिन्न आवृत्ति की तरंगे हों या लगभग समान आवृत्ति। भिन्न भिन्न होना चाहिए, लगभग समान, एग्जैक्ट समान ना हो, थोड़ा एक दो बीट्स का अंतर हो, लगभग समान आवृत्ति की। बिल्कुल समान ना हो, लगभग समान हो सकती है, मतलब 200 201, 200 और 201 मतलब बीट्स हो गया, 200 202 बीट्स हो गया, 98 100, तो लगभग समान आवृत्ति कह सकते हो, या फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो, भिन्न भिन्न आवृत्ति की तरंगे हों, ठीक है। तो याद रखिए कि अध्यारोपण होगा ये जब सर्वांगसम तरंगे हैं, एक जैसी तरंगे हैं, तो फिर या तो व्यतिकरण होगा या अप्रगामी होगा, लेकिन अगर भिन्न भिन्न आवृत्ति की तरंगे तो बीट्स होगा। अब अभी तुम्हें इसका अंतर नहीं समझ में आया इन दोनों का, तो अध्यारोपण के लिए पहले तरंग डिसाइड होती है, फिर उनकी दिशाएं डिसाइड होती हैं, ठीक है। अब क्या होगा? दूसरा देखो, दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपको दूसरा पार्ट आपका समझिएगा कि दिशा कैसी हो, अध्यारोपण की दिशा, तो जब लगभग सर्वांगसम तरंगे भिन्न भिन्न विपरीत दिशा में, मतलब जस्ट विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अध्यारोपण करती हैं, विपरीत दिशा में, मतलब जैसे कि विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में अध्यारोपण करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कलांतर सीधे 180 विपरीत, अपोजिट, जैसे कि उधर से ट्रक आया और जस्ट विपरीत दिशा में आपके ऐसे ऐसे टक्कर हो जाए, ऐसे करके, जस्ट ऐसे करके टक्कर हो रही है, तो जब एक जैसे बिल्कुल बराबर ताकत वाले आदमी एकदम से बिल्कुल बराबर टकरा जाएंगे आके, तो दोनों रुक जाएंगे वहीं, दोनों एक दूसरे की पूरी शक्ति खत्म कर देंगे, रुक जाएंगे, इसीलिए इसको स्टेशनरी कहा जाता है। तो विपरीत दिशा में अध्यारोपण करते हैं 180 दिशा में, लेकिन ये क्या है, इसमें क्या होता है? समान दिशा में अध्यारोपण। अब सेम दिशा में कैसे टकराएंगे? तो क्या सेम दिशा में टकराव नहीं होता क्या? सेम डायरेक्शन में अध्यारोपण होता है, सेम डायरेक्शन में, लेकिन सेम डायरेक्शन में तो अध्यारोपण, जैसे कि अगर आप जैसे वन वे में घुस गए अलग, तो विपरीत दिशा में टकराओगे, लेकिन अगर वन वे में ही चल लो आपस में, तो पता लगा किसी ने, कार वाले ने ब्रेक मारी और बगल से बाइक वाला घुस गया पीछे से आगे, या साइड से टकरा गया। साइड वाइज टकराना, साइड वाइज ओवरलैप करना इसमें आता है। तो समान दिशा में, परंतु कुछ कलांतर पर, कुछ आगे पीछे हो जाते हैं, कुछ कलांतर पर, एट फेज डिफरेंस, सेम डायरेक्शन तो है लेकिन कुछ फेज का डिफरेंस है थोड़ा बहुत, एट सम फेज डिफरेंस, कुछ कलांतर पर।
ये तो सीधे विपरीत दिशा में टकरा गया है, लेकिन ये उसी दिशा में कुछ कालांतर पर टकराता है। लेकिन ये जो बीट्स होती हैं ये हमेशा समान दिशा में अध्यारोपण करती है, सेम डायरेक्शन। ये समान दिशा में अध्यारोपण करती है, इनका कालांतर नहीं होता, सेम डायरेक्शन। ये केवल सेम डायरेक्शन पे हैं, ये सेम डायरेक्शन पे है लेकिन कुछ आगे पीछे और ये जस्ट विपरीत दिशा में है। तो यहाँ तो बीट्स तो में बिल्कुल क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न आवृत्ति की तरंगें हैं, अध्यारोपण कर रही हैं तो बीट्स देंगी। सर्वांगसम तरंगें हैं तो अप्रगामी भी बना सकता है, व्यतिकरण भी बना सकता है, लेकिन सर्वांगसम तरंगें कलांतर पर अध्यारोपण करें तो व्यतिकरण होगा, सर्वांगसम तरंगें विपरीत दिशा में अध्यारोपण करें तो अप्रगामी तरंग होगा। आई बात समझ में बेटा? तो इतनी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी हैं, इसके आगे नेक्स्ट टर्म पे क्लियर होगा, मंडे को क्लियर होगा, ठीक है? तो इतना आपको नोट कर लेना है, दिस इज द, ठीक है? तो ये मेन है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स आपको अलग अलग भी समझाएंगे और आपको डिस्कस करेंगे वेव का पार्ट। वेव बेटा नेक्स्ट वीक में वेव खत्म हो जाएगी, अब बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो बस साउंड पढ़ाना है। वेव खत्म होने वाली है, मंडे वेव खत्म हो जाएगी, फिर साउंड जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है? अब यूनिटें बहुत जल्दी खत्म होंगी क्योंकि मेन पार्ट था मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, वो खत्म हो गया, अब ये बहुत जल्दी खत्म होगा, ठीक है? तो और ऑप्टिक्स मैंने चालू किया था, मैंने ये भी कहा था कि जो लोग ऑफलाइन आना चाहें वो ऑफलाइन आ करके पढ़ लें, पेपर के पहले पूरा कोर्स खत्म होगा, ये गारंटी है। अब ऑप्टिक्स हम लगभग ख़त्म करने वाले हैं, लेंस स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और अपने एयरफोर्स को 1 महीने पहले ख़त्म करना चाहते हैं तो 1 महीने का मंथली बैच ले लें, आगे 9 से 10 में हम वो पढ़ाएंगे जो आपको ऑनलाइन पे नहीं पढ़ाया गया अभी तक। मैंने ऑप्टिक्स पढ़ाया, ऑप्टिक्स के बाद हीट पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है? ऑनलाइन वाले में अभी हीट नहीं चालू हुआ है। तो अगर आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है, हीट पढ़ना है, या जो टॉपिक जो हमने ऑनलाइन में नहीं पढ़ाए हैं अगर वो पढ़ना है तो आप लोग ऑफलाइन आ जाइए, 9 to 10 का बैच ले लीजिए, पेपर के पहले पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।